तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज मूवी दो पत्ती। ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर का है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और एक्ट्रेसेस बहुत बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को निभाए हैं। स्टोरी लाइन बहुत ही दमदार है, आपको लास्ट मिनट में भी सोचने मजबूर कर देगा कि गुत्थी कैसे सुलझेगा। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको एक ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर लोग, पुलिस लोग खड़े हुए हैं और वो लोग देख रहे हैं एक पैराग्लाइडिंग करते हुए कपल को, जो कि डिसबैलेंस होके पुल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर दिखने से ये लग रहा था कि जो लड़का है उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराना चाहता है। वो पूरी कोशिश कर रहा है और लड़की बचने के लिए गुहार लगा रही है। फिर हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर को जो कि भागते हुए उनकी तरफ आती है। आने के बाद इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है, अब तो सच बता दो कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाता है और हमको हिल स्टेशन के ऊपर एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विद्या ज्योति को देखते हैं जो कि नई ज्वाइनी थी, वो एक इंस्पेक्टर है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कलीग के साथ बात कर रही होती है, तब तक लाइट चली गई थी। तब उसको बड़े साहब बुलाते हैं अपने केबिन में बुलाने के बाद उनको बोलते हैं इधर सर्दी बहुत पड़ती है, आदत डाल लो, और तुम्हारी इतनी बार पोस्टिंग हुई इसके पीछे का रीजन भी मुझे पता है। तुम इतने ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो कि कोई भी काम को तुम अधूरा नहीं छोड़ते, हर जगह तुम ऑनेस्टी दिखाते हो, बट तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो तुम्हारी तरह सोचते नहीं, इसलिए तुम हर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन बदलते रहते हो। तो चलो तुम्हारे ऑनेस्टी की वजह से हम तुमको देते हैं पेट्रोलिंग की ड्यूटी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो विद्या ज्योति को भी पता थी। अपने सीनियर ऑफिसर के लेक्चर सुनने के बाद वो फिर अपने केबिन में आती है। केबिन में आने के बाद उनके पास एक कॉल आता है जहाँ पर ये पता चलता है कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, एक लड़की को उसके पति ने मारा है। तो कंप्लेन सुनने के बाद कांस्टेबल बोलते हैं मैडम आप जाएंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि औरत कंप्लेन करेंगे ही नहीं, बोलेंगे कि मेरा पति कुछ भी नहीं करता। विद्या तब बोलती है हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि कॉल आया है, हमको जरूर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं विद्या जाती है उनके घर में और घर का दरवाजा खोलती है सौम्या सूद, और उसी के साइड में उसकी माँ जी भी खड़ी हुई होती है। विद्या के पूछने पे वो बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, पड़ोसी ने शायद कॉल कर दिया होगा, पर सौम्या कुछ भी नहीं बोलती, वो डरी सही में रहती है। तब जब विद्या पूछती है कि आपको ये चोट कहाँ से लगी, वो बोलती है कि अलमारी से मैं टकरा गई थी और कुछ भी नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा, और उसके मुंह के ऊपर वो दरवाजा बंद कर देती है। पर ये लड़की बहुत डरी सहमी होती है। फिर उधर से विद्या निकल जाती है। फिर एक दिन सुबह उसके घर में कांस्टेबल आता है, उनसे बात करते हैं कि मैडम स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है, और वो खाना वाना ही पैक कर रही होती है। फिर कांस्टेबल और उसके अंदर बातचीत से हमको ये पता लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, वो रूल बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इसने अपने भाई को भी जेल में डाल दिया था 6 महीने के लिए क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। विद्या को ये आदत लगी उसके पापा से, क्योंकि उसके पापा जज थे और उसके मम्मी थे लॉयर, और विद्या के पास भी लॉयर का डिग्री है। वो लॉयर का डिग्री अपने रूम में अच्छे से सजा के रखती है, पर पेशे से है वो पुलिस ऑफिसर। वो चाहे तो किसी का केस भी लड़ सकती है। वो फिलहाल तो अभी सिंगल है। उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी, पर कुछ दिनों बाद उसके पति के सर पे उसने मटका फोड़ दिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल शायद कुछ केस के बारे में उसको पता चल चुका होगा। गुस्से में इसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। कांस्टेबल ये बोलता है मैडम सर पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे कुछ बवाल हुआ है, हमको जाना चाहिए, सर ने भी बोला है। फिर वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर एक औरत पैराग्लाइडिंग जो लोग कराते हैं उनके साथ झगड़ा कर रहे होता है। पुलिस लोग अंदर घुसे उससे पहले ध्रुव सूद आता है। ध्रुव सूद मानो किसी हीरो की तरह दिखता है। वो आते ही उस लड़की को पहले कंफर्टेबल कराता है और उधर ही सब कुछ शांत करवा देता है। ये जो पैराग्लाइडिंग का जो बिजनेस है वो उसी का ही है। फिर वो कांस्टेबल बताते हैं उस दिन जिस घर से कंप्लेन हमको मिला था ना, वो इसी का ही घर है, उसी के पत्नी के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ये सुनने के बाद मानो ये इंक्वायरी करने के लिए उनके सुवेनियर शॉप में जाती है और वो इधर उधर देखती रहती है और सौम्या सूद को ढूंढती रहती है। तब उनके सामने सौम्या सूद आती है और पूछती है मैडम आपको क्या चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद और एक लड़की उनसे पीछे से बात करती है जो कि हूबहू सौम्या की तरह दिख रही होती है। वो देखने के बाद चौंक जाती है। फिर वो बाहर आती है और बाहर उनकी माँ जी खड़ी हुई होती है। वो फिर बोलती है ये जुड़वा बहनें हैं। फिर ये भी शौक हो जाती है कि उस दिन उसने किसको देखा था। माँ जी फिर इंस्पेक्टर विद्या को अकेले बुलाती है और बातचीत करने के लिए। वो ये बोलती है उस दिन घर से मैंने ही आपको कॉल किया था, वो सौम्या को मार देगा, उसका पति ध्रुव सूद, और वो चाहकर भी कंप्लेन नहीं करा सकती क्योंकि वो अपने बहन से नहीं हारना चाहती, वो अपने परिवार को भी बचाना चाहती है। फिर जब बहन वाला एंगल आता है फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और इंस्पेक्टर को वो सब कुछ बताना शुरू करती है। आज से बहुत साल पहले इनके घर में एज ए मेड इन दोनों बच्ची की देखरेख करने के लिए आई थी, पर कुछ दिनों में ही इन दोनों को इसने अपना लिया था। इनके माँ के साथ ये दोनों बहुत ही कनेक्टेड थे। पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्ची अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। उनके माँ के लिए भी पूरी दुनिया ये दोनों बच्ची ही थी। सौम्या बहुत डरी सहमी रहने वाली बच्ची होती है और शैली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये महज 8 साल के थे
मैडम, इनकी माँ गुजर गई थी। सोनिया थोड़ा कमजोर थी और मुझको ही माँ बुलाया करती थी और शैली मुझे माँ जी बोलती थी। इन दोनों बच्चों की देख रेख मुझे करना पड़ता था। पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे और माँ के मरने के बाद और ज्यादा। दोनों बच्चों की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं था। सोनिया थोड़ा कमजोर थी, वो दवाई भी लेती थी, इसके साथ इनहेलर भी, तो उसका देख रेख मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता था। पर शैली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोलती थी कि ये नाटक कर रही है, इसको कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है जब ट्विंस होते हैं दोनों में झगड़े होते हैं, दोनों में लड़ाई होता है। पर उनके पापा ने ये किया कि शैली को हॉस्टल में भर्ती कर दिया और शैली मानो तब से सोमिया के ऊपर गुस्सा थी। वो ये बोल के घर छोड़ी थी कि तुझको मैं देख लूंगी, आज तो मैं हॉस्टल में जा रही हूँ तो घर में रह रही है, पर लाइफ में मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगी। ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ शैली घर छोड़ती है और हॉस्टल में भी चली जाती है। कुछ दिन बाद इनके पापा भी मारे गए थे, पर शैली घर नहीं आई, हॉस्टल के छुट्टी में भी घर नहीं आई। और इस तरफ शैली भी बहुत बड़ी हो गई। देखते देखते वो अपनी पढ़ाई वगैरह करने के बाद हमारे साथ दुकान में बैठती थी। और आपको पता होगा ना, नया जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट बना है, वो हर दिन उधर जाती थी, थोड़ा समय बिताती थी। एक दिन उधर जाके वो फोटो वगैरह अपने आप खींच रही होती है, तभी उसकी मुलाकात उधर ध्रुव से हुई। ध्रुव देखने में हैंडसम, बहुत ही कॉन्फिडेंट, और वो सोमिया को अपने बातों में फंसा लेता है। फिर उधर हम ध्रुव को देखते हैं जो कि सोमिया से मीठी मीठी बातें करता है और ये बोलता है, तुम इधर बैठ के बादल क्यों देख रहे हो, तुम बादल को छू सकते हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और सोमिया भी उसके ऊपर भरोसा करती है और पैराग्लाइडिंग के लिए वो मान जाती है। फिर वो दोनों पैराग्लाइडिंग करते हैं एक साथ, और पैराग्लाइडिंग करते हुए सोमिया को अपने बचपन याद आती है। वो देखती है कि जैसे वो, उसकी माँ और उसकी बहन एक साथ ऊपर बादलों को देखा करते थे। वो रोती रहती है, पर जब वो नीचे उतरती है वो सडनली मुड़ के ध्रुव को हक करती है और थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एकदम बादल में जाएगा और बादलों को वो छू पाएगी। फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता भी आगे बढ़ा, ये लोग एक साथ समय भी बिताने लगे। पर सोमिया को थोड़ा आगे जाने में डर लगता है, वो उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लड़की है नहीं। पर धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होने लगी थी। एक दिन ध्रुव को सोमिया हमारे शॉप में मिलाने के लिए ले आई थी। हम सारे लोग बातचीत कर ही रहे थे, सोमिया बहुत खुश थी। तभी हम देखते हैं हमारे शॉप के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और मैंने इतने सालों के बाद शैली को देखा था, जो कि दिखने में हूबहू सोमिया की तरह ही थी, क्योंकि वो लोग जुड़वा थे। पर इतने परफेक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था। वो आते ही सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करती है, जो कि पहले से वो करती थी। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और वो जो कपड़े भी डाली हुई थी वो बहुत ही मॉडर्न थे। ध्रुव उसको देखने के बाद थोड़ा तो अट्रैक्ट हुआ और उन दोनों के बीच थोड़ा बातचीत भी हुई, जो देखने के बाद सोमिया बहुत मायूस हो चुकी थी। फिर हम शैली को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बात कर रही होती है। वो अपने बहन को उसी के ही अच्छे दोस्त मतलब ध्रुव के बारे में पूछती रहती है और ये बोलती है वो थोड़ा मेरे टाइप का है, मुझसे उसकी इंट्रो करा दो बहुत अच्छे से, हम दोनों अच्छे लगेंगे ना, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना। सोमिया कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो थोड़ा शांत किस्म की और प्राइवेट किस्म की लड़की थी। पर वो सब कुछ समझ चुकी थी कि शैली अब आ चुकी है, वो जिस किस्म की लड़की है वो ध्रुव को उससे दूर ले जाएगी। और वही हुआ, ध्रुव के साथ नजदीकियां धीरे धीरे शैली बढ़ाने लगती है। अभी पैराग्लाइडिंग ध्रुव और शैली एक साथ करने लगे थे, एक साथ उनकी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। वो लोग फिजिकल भी हो रहे थे, जो सब कुछ दूर से सोमिया देखती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। वो मन ही मन घुटती रहती है और ध्रुव के लिए उसका जो प्यार था वो बोल भी नहीं पाई। फिर सोमिया भी खुद को मना चुकी थी कि ध्रुव अभी उसके बहन मतलब शैली के साथ है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव एक टूरिज्म का डील करने के लिए टूरिज्म मिनिस्टर के साथ अपने घर के बाहर एक कॉन्वर्सेशन में था, जहाँ पर मिनिस्टर को 500 करोड़ की अप्रूवल के ऊपर साइन वगैरह करना था और अंदर डीजे पार्टी चल रहा था, जो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज कराया था शैली ने, जो कि बहुत मॉडर्न किस्म की है और बिना म्यूजिक की तो रह ही नहीं सकती। और ड्रिंक्स पीने के साथ थोड़ा सीन क्रिएट भी करने लगी थी, जो ठीक करने के लिए ध्रुव अंदर जाता है, पर ध्रुव के ऊपर वो चढ़ जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, जो कि मिनिस्टर भी देख लेता है और वो बोलता है ये मीटिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, और वो चला जाता है। पर ध्रुव को तब एम्बैरेस फील होता है, उसका इतना बड़ा डील साइन होते होते रह गया सिर्फ शैली की वजह से, और शैली को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुस्कुराती रहती है। और हम सोमिया को देखते हैं जो कि शैली को संभालने की कोशिश कर रही थी और ध्रुव को भी। तभी हम देखते हैं माजी 2 ड्रिंक्स लेके आती है ध्रुव के सामने और ये बोलती है तुमने गलत तो नहीं चुन लिया है। तब मानो थोड़ा फ्रिक्शन के लिए ध्रुव को भी रियलाइज होता है कि उसको शैली चाहिए या उसको सोमिया चाहिए। फिर हम उस दिन रात को देखते हैं, हम देख पाते हैं कि ध्रुव एक बाथटब में बैठा हुआ होता है और उसके पास बहुत सारे बोतल भी रखे हुए थे, जो कि ऑब्वियसली शराब के थे। उसका आंख पूरा लाल हुआ था। तभी उसके पापा उसको कॉल करते हुए गालियां देते हैं और ये बोलता है
500 करोड़ तूने कभी अपने एंड से कमाया भी है? मेरे पैसे पे तू पल रहा है और मिनिस्टर के साथ तुमने डील कैंसिल करवा दिया। अगर तुझसे नहीं संभाला जाता इसको छोड़ दे। तेरा कितना कांड मैं छुपाऊं, अब तो लौंडियाबाजी करने लगा है। तेरे मम्मी ने सही बोला था, तेरी किसी सुशील लड़की के साथ शादी करा दो और तू घर बैठ। ये सब लौंडियाबाजी छोड़, शादी कर ले एक अच्छे से लड़की से और सेटल होकर बिजनेस में अपना पूरा फोकस दे। और तब हम देखते हैं ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसका आंख पूरा लाल था, मानो वो अपने पापा की तरफ गुस्से से कुछ बोलना चाहता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं सकता। तभी वो फोन कर देता है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो पैराग्लाइडिंग पॉइंट में था, जहाँ पर सोमिया आती है और बोलती है शैली कल रात से नशे में है, आज सुबह भी नहीं उठी, मैंने बुलाने की बहुत कोशिश की। ध्रुव फिर उसको ही सीधा पूछ लेती है, तुम क्या मेरे साथ चलोगे पैराग्लाइडिंग में? पर सोमिया हाँ बोल देती है। वो दोनों जब आसमान में होते हैं तब ध्रुव उसे कन्फेस करता है कि मैं और कहीं पर भागना नहीं चाहता, मुझे अभी लाइफ में सेटल होना है और मुझे बस अभी तुम ही चाहिए जो मेरा घर संभाले और मुझे भी। मुझे लाइफ में स्पोर्ट्स एडवेंचर और ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा स्पोर्ट्स से हार्ट अटैक भी होता है। और सोमिया इस बात पे मान भी जाती है और खुश भी हो जाती है। पता नहीं भाई क्या हुआ, उसको ये भी नहीं पता कि वो सेकंड ऑप्शन है। लड़कियां इस जगह क्यों पिघल जाती है जब किसी से वो सच्चा प्यार करती है। फिर क्या था, ये दोनों राजी हो जाते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं शैली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो ये बोलती है तुम मुझसे शादी मत कर, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर तू मेरे बहन से शादी कर रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कभी उससे हार नहीं सकती, मैं उससे बेहतर हूँ हमेशा। फिर हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी जगह में शैली को भी देखते हैं जो कि बार में दारू वगैरह पी रही होती है। और जब फैमिली फोटो लेने की बारी आती है वो हूबहू सोमिया की तरह ही ड्रेसअप करके सीधा खड़ी हो जाती है ध्रुव के बगल में। पता ही नहीं चल रहा था कि असली बीवी कौन है। मतलब वो ये चाह रही थी कि उसके बहन की मैरिज लाइफ वो हेल कर दे, इसके लिए वो पूरा डिटरमाइंड हो चुकी थी। ये तक कि उसके फर्स्ट नाइट में भी सोमिया बनके वो ध्रुव के कमरे में भी चली गई थी पहले। इसको लेके सोमिया भी बहुत अपसेट हो चुकी थी और उनका झगड़ा भी हुआ था। फिर हमको प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं विद्या बोल रही होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ। तो माँ जी बोलती है 2-3 महीने बाद ही शुरू हो चुका था और उसी के ऊपर उसका बहन जो कि उसकी खुद की बहन के घर बस जाए वो नहीं चाहती। मैं सोमिया के साथ उसके ससुराल आ चुकी थी और शैली भी इस बहाने से आ गई थी कि उनका घर रिनोवेट हो रहा है। अभी शैली सोमिया के ससुराल में ही रह रही है। पति का डोमेस्टिक वायलेंस, ऊपर से शैली भी उसके पति को सेड्यूस करने लगता है। अलग अलग तरीके से उसी के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बहन के मैरिज को खत्म करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए। विद्या बोलती है जब तक शैली कंप्लेन नहीं करेगी उसके पति के बारे में कि उसे वो मारता है तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। फिर माँ जी को विद्या सलाह देती है जब कोई भी ऐसा घटना घटे जहाँ पर सोमिया के ऊपर अत्याचार हो रहा हो अब तुरंत अपने फोन में वीडियो बना लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा, वो भी एक एविडेंस ही है। जब फिर से हमको प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है, रात में हम वही मिनिस्टर को देखते हैं जो कि खाना खाने के लिए बैठा हुआ होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पूरा खाना जो है वो सोमिया ने बनाया था। खाने में शायद थोड़ा ज्यादा मिर्च हो गया था या वो मिर्च मिलाया था शैली ने, जो मिनिस्टर खाने के बाद ही थूक देता है और उसका मुंह पूरा जलने लगता है। और वो एम्बेरस होकर बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे इधर खाना खाने के लिए तो नहीं आऊंगा, तुम मेरे ऑफिस में मिलना सीधा। और इस बात पे मानो ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोमिया का बाल पकड़ लेता है किचन में जाके और हाथ मरोड़ देता है और उसे बहुत ही गालियां देता है, खरी खोटी सुनाता है और मिनिस्टर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है और ये धमकी देते हुए तुझे मैं बाद में देखूंगा। फिर हमको नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माँ जी और सोमिया डॉक्टर को दिखाने के बाद बाहर आते हैं, जिसके बाहर हम विद्या को भी देखते हैं जो उससे बोलती है तुम कंप्लेन क्यों नहीं कराते, तुम कंप्लेन करा दो हम लोग एक्शन लेंगे। पर सोमिया मानो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ बोलती है मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लग गया। फिर उसी दिन हम देखते हैं सोमिया और ध्रुव पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ पर ध्रुव आने के बाद चिल्लाता है और सीनियर के बारे में पूछता है और सीधा पहुंचता है विद्या केबिन में। जाने के बाद वो विद्या को भी धमकी देने लगी, तुम क्यों मेरे और मेरे पत्नी के बीच पड़े हुए हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, वो तुमको खुद बता रही है, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हारे टेबल में क्यों हमारे फैमिली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और जब सीनियर आते हैं उनको भी वो धमकी देता है, मेरे पापा के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, उनके पास बात ना पहुंचाए तो ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करिए और हमसे दूर रहिए। फिर हम उस दिन रात को देखते हैं सोमिया किचन में खाना बना रही होती है और ध्रुव पीछे से आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इंटीमेट होते हुए सोमिया बोलती है कि मुझे बच्चे चाहिए, जिस बात पे ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चीखते हुए बोलता है फिर से वो नाटक तुमने शुरू कर दिया और सोमिया को धकेल देता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है गुस्से में। फिर अगले दिन सुबह हम माँ जी को देखते हैं जहाँ पर शैली को बोल रही होती है सोमिया को वो बहुत मारता है, तुम सोमिया को समझाओ क्यों वो सहती है, वो पुलिस को सब कुछ क्यों नहीं बता देती। शैली फिर बोलती है वो नाटक
कर रही है, उसको कोई मारवाड़ नहीं पड़ रहा। अब देखिए अपने पति के साथ कितना नीचे खुश है। ध्रुव फिर हम देखते हैं सोमिया से माफी भी मांगता है और सोमिया उसे माफ भी कर देती है। पता नहीं कैसा प्यार है इन दोनों का। फिर माजी शैली से बोलती है तू क्यों उधर से चली नहीं जाती, इन दोनों के लाइफ और ज्यादा खराब कर चुकी है तू। फिर शैली बोलती है इसकी पति ही मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। फिर हमको अगले दिन दिखाया जाता है शैली और माजी गए थे बाजार सामान लेने के लिए। सोमिया और ध्रुव घर में अकेले थे। सोमिया को लगा था सब कुछ ठीक हो चुका है, ध्रुव ने फिर से माफी मांग लिया है। सोमिया फिर से बच्चों वाली टॉपिक उठाता है और ये बोलता है मुझे बच्चे चाहिए, हम दोनों को परिवार शुरू करना चाहिए। पर ध्रुव का ये कहना था मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बच्चे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हमेशा बच्चे बच्चे करते हो, लाइफ में थोड़ा फॉरवर्ड सोचो, लाइफ में थोड़ा गोल एम्बिशन बनाओ, शैली को देखे कुछ सीखो, मुझसे जीवन में गलती हो गई, मैंने गलत बहन को चुन लिया है। ये बात सुनने के बाद सोमी अभी अपना आपा खो देती है। वो बोलने लगती है तुम्हें तो घरेलू लड़की चाहिए थी, इसलिए तुमने मेरे साथ शादी किया और तुम एम्बिशन गोल के बारे में पूछ रहे हो। मेरे लाइफ के एम्बिशन गोल मेरे लिए तो बहुत क्लियर है, तुम्हारे लिए क्या क्लियर है? पापा के पैसों पर बिजनेस संभाल रहे हो, फिर भी अच्छे से वो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। और इसी बात पे मानो ध्रुव को बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है। वो सोमिया को बहुत पीटता है, पीटते पीटते वो सीढ़ियां से भी सोमिया को गिरा देता है। सोमिया का हालत बहुत ही नाजुक हो चुका था। तब हम देखते हैं कि उसके सामने ध्रुव आता है और ये बोलता है क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुमको तो पता है ना गुस्से में मैं क्या कुछ कर देता हूँ। और उसी को वैसी हालत में छोड़ के वो घर के बाहर चला जाता है। फिर से हमको सोमिया को दिखाया जाता है जो फिर से खड़ी होती है और खुद ही वो अपने साफ सफाई करती है और मेकअप से अपने दाग धब्बे को छुपाने के बाद डॉक्टर दिखाने के बाद वो फिर से घर लौटती है। और ये सब कुछ होते हुए इंस्पेक्टर विद्या देख रही होती है। तभी इंस्पेक्टर विद्या अपने कांस्टेबल को बोलता है ध्रुव सूद के बारे में पुराने केसेस भी ओपन करो, पता लगाओ कि इसके कितने केसेस है जो इसके अय्याश बाप ने छुपाए हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि माजी ध्रुव को वार्न करती है एक बार और मेरे बच्ची को हाथ लगाया तो मैं खुद पुलिस में जाऊंगी। ध्रुव तो आसानी से बोल देता है वो तो मेंटल पेशेंट है, आपको पता नहीं जब वो बच्ची थी तभी से वो मेडिसिन लेती है, मैं पुलिस को बता दूंगा वो डिप्रेशन की पेशेंट है, उसके तो इतने सारे पिल्स चल ही रहे हैं, पुलिस को मेरे ऊपर कोई शक नहीं बैठेगा, बाकी मेरे पापा संभाल लेंगे। और माजी ये भी हो सकता है डिप्रेशन के चलते वो खुद सुसाइड कर ले, मतलब उसको जान से मार देने की धमकी देती है। तब माजी भी पूरा शांत हो जाती है। और दूसरी जगह हम सोमिया को देखते हैं जो कि अपनी माँ के तस्वीर को साफ कर रही होती है पागलों की तरह और कुछ बिरबिरा रही होती है। उससे शॉप की चाबी मांगने के लिए शैली जब जाती है उसे इस हालत में देख के वो भी शॉक थी, फिर भी उसे लगती है कि वो नाटक कर रही होती है। वो चाबी लेकर फिर उधर से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोमिया का सामने ही अब ध्रुव शैली से बातें करने लगा था। सोमिया को सब कुछ दिख रहा था पर सोमिया कुछ बोल नहीं सकती थी। शैली को ध्रुव बोलता है कि मुझे अब उस इंस्पेक्टर नी को थोड़ा टाइट देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विद्या को धमकी देने के लिए भी ध्रुव जाता है, उसे धमकी भी देता है पर उधर कोई काम नहीं बनता। इंस्पेक्टर खुद उसे बोल देता है तुझे मैं तो पर्सनली देखूंगा, तो मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी दे रहा है। ध्रुव फिर इधर से चला जाता है और जब वो अपने गाड़ी में जाके बैठता है और हमको दिखाई पड़ता है कि गाड़ी में शैली पहले से मौजूद होती है। ध्रुव के गुस्से को देखते हुए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और ध्रुव तब ये बोलती है मुझे तुम्हारे पागल बहन से बचा लो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और मैंने कभी उसे मारा भी नहीं। वो खुद सीढ़ियों से गिर जाती है, खुद ही खुद का हाथ जला लेती है और मेरे ऊपर ब्लेम करती है और वो शैली के कंधे पे सर रख के रोता रहता है और शैली भी उसे अपना लेती है। और ये सब कुछ होते हुए ऊपर से इंस्पेक्टर विद्या देख रही थी। जब एक इंस्पेक्टर को धमकी देने के लिए ध्रुव आया था ये सब कुछ जाके स्टेशन पे बताया जाता है और ध्रुव और उसके पत्नी मतलब सोमिया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और सब कुछ पूछा जाता है, जहाँ पर सोमिया टोटली डिनाई कर देती है कि उसके पति ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, ये मैजिक एक्सीडेंट था। और ध्रुव भी मानो ये सुनने के बाद बहुत ही खुश था। और इसी के साथ सोमिया ये भी बोलती है कि हम दोनों का बच्चा भी होने वाला है, पर ध्रुव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर सिचुएशन को देखते हुए ध्रुव तब हामी में हाँ भर देता है। फिर उस दिन रात को ध्रुव सोमिया को थैंक्स बोलता है, ये बोलते हुए आगे से मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा। और सोमिया भी तब मान जाती है और ये बोलती है हम शुरू से शुरुआत करेंगे, कल हम फिर से पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाएंगे और हमारी नई जिंदगी की फिर से शुरुआत करेंगे। और मानो ध्रुव भी तब मान ही जाता है। और कल होली था, होली की पार्टी में हम देखते हैं ध्रुव फिर से शैली से चिपकने लगता है और तभी हम सोमिया को भी देखते हैं जो कि सब कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ध्रुव को बुलाती है और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे जाने के लिए बोलती है। फिर आपको आगे की स्टोरी तो पता ही है। मूवी के शुरुआत में मैंने जब आपको बताया था कि दो कपल थे जो कि पैराग्लाइडिंग डिसबैलेंस हो चुका था, मतलब पति पत्नी को गिराने की कोशिश कर रहा था, वो और कोई नहीं वो ये दोनों थे। और उसी पॉइंट में हम देखते हैं कि शैली भी पहुंच जाती है और माजी भी, और इंस्पेक्टर विद्या भी तब उधर मौजूद होती है और सारे लोग तो वीडियो वगैरह भी बना रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि सोमिया को मारने की कोशिश कर रहा था ध्रुव। और फाइनली पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सोमिया सब कुछ सच सच बता देती है और यही बोलती है कि ध्रुव
ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की, उसके हार्नेस को खोल दिया था उसने, और जेल के अंदर से ध्रुव चीख रहा था कि ये गलत है, वो झूठ बोल रही है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ध्रुव के पापा भी आ जाते हैं। वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो किसी भी लॉयर को खरीद सकते हैं। तब डिसीजन ये लिया जाता है कि विद्या खुद इस केस को लड़ेगी और ध्रुव को सजा मिले इस बात पे वो मुहर जरूर लगाएगी। इस केस को दबाया भी नहीं जा सकता क्योंकि पूरा वीडियो प्रूफ है, तो केस तो कोर्ट में जाना ही था। तो वही होता है, सौम्या की तरफ से लड़ती है विद्या खुद। फिर एक के बाद एक कोर्ट में सारा सच्चाई बोला जाता है जो कि सौम्या के साथ हुआ, पर ध्रुव इसके बारे में पूरा डिनाई करता है कि सौम्या मानसिक बीमार है, वो मेडिसिन भी लेती है। और विद्या ये भी बोलती है कि अगर वो मानसिक बीमार है तो जिन लोगों ने वीडियो बनाया है वो वीडियो तो झूठ नहीं होगा। और आपने ये भी बोला था कि होली के दिन वो आपको खुद पैराग्लाइडिंग करने के लिए लेके गई थी और उसी ने हार्नेस खोला। और बट आपने ये भी बोला था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है वो खुद कैसे अपने हार्नेस को खोलेगा। सारे एविडेंस वगैरह को देखते हुए ध्रुव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और ध्रुव को 13 साल का सजा होता है। जहाँ पर केस तो सॉल्व हो चुका था, सारे लोग विद्या को बधाई भी दे रहे थे, पर विद्या को मानो अंदर से ये लग रहा था केस बहुत आसानी से हो गया, मानो सारे कड़ी सारे एविडेंस उसके हाथों में किसी ने रख दिया और केस को सॉल्व कर दिया गया है। फिर विद्या एविडेंस और ढूंढने लगी, उसको लग रहा था केस में कुछ न कुछ तो जरूर छूटा है। और दूसरी जगह माजी को देखते हैं जो कि शैली से बात कर रही होती है। शैली खुद बोल रही होती है मैंने जो कुछ भी किया वो क्या मैंने ठीक किया। तब माजी बोलती है तूने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, तुम दोनों सगे बहन हो, एक को अगर तकलीफ होती है दूसरा जरूर उसके साथ रहेगी। अगर तेरी जगह सौम्या होती वो भी यही करती। हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, आपको याद होगा जिस दिन सौम्या उसके मदर की फोटो साफ कर रही होती है, शैली चाबी लेके जा ही रही होती है, वो पीछे मुड़ के देखती है, सौम्या खुद को हर्ट कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि मेरी गलती है, मेरे वजह से ही माँ मारी गई और मैं भी मारी जाऊंगी क्योंकि ध्रुव को कोई सजा नहीं होगा, क्योंकि कोई मुंह नहीं खोलेगा, मैं भी मारी जाऊंगी। पर मेरे बाद मेरे 2 बच्चों का क्या होगा, मेरे 2 बच्चे हैं शैली और सौम्या। मानो धीरे धीरे उसे मानसिक बीमारी पकड़ रही होती है जो कि बिल्कुल सौम्या के अंदर नहीं था, ये शैली को पता था। और तब उसे और ये भी पता चला कि उसे ध्रुव बहुत पीटता था, इस वजह से आज उसके बहन की ये हालत है। तभी वो डिसाइड करती है कि उसके बहन की मदद वो जरूर करेगी। जब विद्या को कोई एविडेंस नहीं मिलता वो सीधा चला जाता है ध्रुव से मिलने के लिए, और ध्रुव से मिलने के बाद वो पूछती है होली पार्टी से क्या तुम सीधा पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे गए थे या कहीं और गए थे, तुमको और कोई डिटेल याद है। ध्रुव बहुत देर तक सोचता है और यह बोलता है हाँ, उसे थोड़ा इनहेलर चाहिए था इसलिए हम शॉप होते हुए गए थे, और मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे, मैं जरूर छूट जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ही मानो विद्या को पूरा गेम धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। जब इनहेलर लेने के लिए गाड़ी रुका था, सौम्या गाड़ी से बाहर निकलती है और शॉप के अंदर जाती है, पर शॉप से बाहर आती है शैली जो कि हूबहू सौम्या की तरह मेकअप करी हुई थी, इसलिए जब हार्नेस खोला गया उसे कोई डर नहीं लगा क्योंकि शैली को ऊंचाई से कोई डर नहीं था। फिर आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है। फिर पुलिस स्टेशन से विद्या को ये भी पता चला मेडिकल करने से थोड़ी देर पहले दोनों को ही एक साथ बाथरूम आया था और दोनों बाथरूम के अंदर ही एक दूसरे के कपड़े बदल लेते हैं, और एक दूसरे कपड़े बदलने की वजह से सबको लगा कि ये शैली है और ये सौम्या। तो दोनों ने मेडिकल भी कराया और मेडिकल भी दोनों का साफ ही निकला, किसी को कुछ भनक भी नहीं लगा। ट्रूली मास्टर प्लान। और विद्या तब हंसती है और ये बोलती है जो तुझे कोर्ट में बोलना चाहिए था, जिस वजह से तू बच सकता था वो तूने कोर्ट में नहीं बोला गधे। और ये बोलने के बाद वो बाहर चली जाती है। फिर सीधा विद्या पहुंचती है सौम्या के घर में। सौम्या के घर में जाने के बाद वो देखती है कि माजी और शैली बैठी हुई होती है। उन दोनों से वो प्रॉमिस करती है कि केस को मैं रीओपन करूंगा, तुम तीनों को मैं सजा जरूर दिलाऊंगा, तुमने क्या बेवकूफ बनाया है मुझे। शैली फिर बाहर आती है और मैम को रोकने की कोशिश करती है, ये बोलती है मैडम अगर आप ये करते हो मेरी बहन वैसे ही मर जाएगी क्योंकि वो मेरे बहन को मरवा देगा। आपको भी पता है कि उसने ये सब कुछ किया है मेरे बहन के साथ, आप लोग क्या चाहते हो, जस्टिस के चलते हुए मेरे बहन जब मरेगी तब क्या मैं पुलिस के पास पहुंचूंगा। मुझे पता है जो कुछ भी किया गया है वो हमने ही किया है, पर ये सच्चाई है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और इतने हद तक हुआ है कि वो मर सकती थी, ये आपको भी पता है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको केस रीओपन करना है या हम लोगों को ऐसे ही जाने देना है और हमको खुशी से जीने देना है। पर हम देखते हैं कि कोर्ट में केस रीओपन होता है। विद्या ने केस को रीओपन किया था। कोर्ट का प्रोसीजर शुरू हो और विद्या कुछ एविडेंस पेश करे, इससे पहले हम देखते हैं कि सौम्या बोलती है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जज उसे कटघरे में आने के बाद सब कुछ बोलने के लिए बोलता है। सौम्या फिर बोलती है मैं कन्फेस करती हूँ कि मेरे माँ के मरने में मेरा भी हाथ है। मेरे पापा आए दिन मेरे माँ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता जाता, हम लोग बस देखते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, ये सोचते थे कि फैमिली मैटर है सुलझ जाएगा। मेरे चाचू भी देखते थे, ये सब कुछ हम बाहर बोल भी नहीं सकते थे। क्या होगा ना मैडम, समाज में बदनामी भी हो सकती है। माँ को एक के बाद एक मार पड़ती गई, माँ मेकअप के अंदर वो सब कुछ छुपाती गई।
एक दिन माँ के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वो मर चुकी थी। हम लोग रोते रहे, फिर भी चाचू ने पुलिस के सामने ये सिखाया कि मत बोलना, और मैंने मेरे बहन शैली को। हम तीनों ने कुछ भी नहीं बोला। हम तीनों ही जिम्मेदार है हमारे माँ के मरने के लिए। आज जब मेरे ऊपर ये सब कुछ हुआ, मेरे अंदर हिम्मत आई कि इसके बारे में बोलूं। इतना आसान नहीं होता मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरतों को ऐसे सब कुछ बोलना। कोई हमारे सुनता नहीं, समाज की दुहाई देते सब लोग क्या बोलेंगे। और कोई कोई तो ये भी बोल देता ये सब कुछ तो नॉर्मल है, ये सब कुछ तो होता ही रहता है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, इसलिए माफ भी कर देती थी। सोचती थी जो प्यार करता है उसको ये सब कुछ करने का भी हक है। पर मैडम मैं गलत थी, इसलिए मैंने आवाज उठाई। अभी सब कुछ आपके हाथ में है कि आप हम लोगों को सजा देंगे या हम लोगों को जीने देंगे। और ये सब कुछ सोमिया जज को नहीं, ये सब कुछ वो विद्या को सुना रही थी, क्योंकि विद्या ही एविडेंस पेश करने वाली थी। और विद्या ये सब कुछ सुनने के बाद वो एविडेंस पेश नहीं करती। विद्या को भी उस दिन समझ में आया रूल फॉलो करना चाहिए, जो कि लॉ बुक में लिखा हुआ है कि सच्चाई के साथ हमेशा तुम खड़े रहो। पर जो रूल बुक में लिखा हुआ है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए है, जिनके पास पावर है वो इसका मिसयूज करता है। कुछ सोशल मैसेज के साथ इस मूवी का इधर ही एंडिंग होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।